हेलो फ्रेंड, आप लोगों का फिर से स्वागत है बीएसवी ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम लेकर आए हैं, देखिए, बायोलॉजी का चैप्टर 2 जो नियंत्रण एवं सामान्य है। ठीक है, चैप्टर 2 इस तरह से नियंत्रण एवं एवं सामान्य। ठीक है, चैप्टर 2 से इससे पहले चैप्टर 1 हो चुका है जो जीवों जनन था। ठीक है, चैप्टर नाम उसके आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जो वीडियो जाकर देख ले, कमेंट वीडियो लिस्ट में वीडियो डाला गया है। ठीक है, तो आज इसका हम थ्योरी क्लास करेंगे। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो बीबीए पॉइंट है उस पॉइंट को हम कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का आत्मलिखित क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहली वीडियो में इसका थ्योरी क्लास करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस तरह से। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जो जब मैं लाइव आऊँगा तब आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक इस तरह से देखिए। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों को अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, सब जीव, जो भी जीव रहते हैं जिसके पर्यावरण में परिवर्तनों के कारण ही वो अनुक्रिया करते हैं। चलिए इसका उद्दीपन कुछ देख लेते हैं। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अन्य अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, उद्दीपन कहलाता है, उसे कहते हैं उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि, इस तरह से। ठीक ना, आप लोग नोट्स भी करते चले, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, पौधे होते एवं पौधे और जंतु जो होते हैं वो अलग अलग उद्दीपन अनुक्रिया करते हैं। ठीक है ना, चलिए जंतुओं को नियंत्रण एवं सामान्य देख लेते हैं। जंतुओं के बारे में कुछ देख लेते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। चलिए, यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कितने तंत्रों द्वारा? तो दो तंत्रों द्वारा। यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अति लघुत्तरीय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला है कौन है? तांत्रिक तंत्र, और दूसरा अंतःस्रावित तंत्र। ठीक है, चलिए तांत्रिक तंत्र के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। कमेंट लाइक करते चलिए आप लोग वीडियो पे। चलिए, नियंत्रण एवं सामान्य तांत्रिक एवं पेशीय ऊतक द्वारा क्या करता है? प्रदान किया जाता है। ठीक है, तांत्रिक तंत्र तांत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। ठीक है, क्या? एक संगठित जाल का बना होता है। ठीक है ना, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है? ले जाता है। ठीक ना, चलिए ग्राही देख लेते। ग्राही क्या है? महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, आप लोग इम्पोर्टेंट नोट टॉपिक लिख सकते हैं इसको। चलिए, ग्राही क्या है? ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरों होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों से स्थित होते हैं। ठीक है, किससे? ज्ञानेंद्रियों से स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कौन कौन होता है? कान। कान में होते हैं, कान के क्या काम है? सुनना, शरीर का संतुलन। ठीक है, आँख का क्या? प्रकाश ग्राही, देखना। ठीक है, त्वचा का क्या? ताप ग्राही, गर्म या ठंडा को पता लगाना। ठीक है ना, उसी तरह नाक का क्या? घ्राणा ग्राही, गंध का पता लगाना। ठीक है, उसी तरह जीभ का भी है, रस संवेदी ग्राही, स्वाद का पता लगाना। जीभ का है जो स्वाद का पता लगाता है, कान है वो सुनता है। ठीक है, आँख का काम है देखना। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, यह तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं क्रियात्मक है। देखिए किस तरह संरचना आपको हम बता देते हैं, इस तरह से फुल स्क्रीन में लेके देखिए। इस तरह से ये केंद्र हो गया। ठीक है, मेन हो गया केंद्र, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये लकीरें टाइप का है, इसको हम ध्रुवीमेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवीमेक बोलते हैं। और ये खाली जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिकाकाय। क्या बोलते हैं? कोशिकाकाय। और इसको हम क्या बोलते हैं? तो तंत्रिका कक्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। जो तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है ये होता है। ठीक है ना,
चलिए नीचे कुछ और इसको इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तंत्रिका पेशाएं संबंधी में देखिए, इसको क्या हम बोलते हैं, तंत्रिका कक्ष, जो इस तरह से ले गया था ऊपर में बताए थे ना। उसी तरह देखिए ये पेशीय हो गया, पेशी हो गया, ये फाइबर हो गया, ठीक है, पेशी फाइबर, ये कोशिका हो गया, ये वाला हो गया, ये कोशिका हो गया, ठीक ना, इस तरह से। चलिए ये क्या हो गया, ये गोल है, यो माइक्रोकांड्रिया हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, माइक्रोकांड्रिया उसको हम बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ। तंत्रिका कोशिका निर्वहन के भाग देखिए, द्विमक, द्विमक का क्या काम है, द्विकम किसी हम द्विमक बोलते हैं, ठीक है, द्विमिका। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी रचना जो सूचना प्रदान करती है उसको हम द्विमक बोलते हैं, ठीक है ना। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है, ठीक है, विद्युत आवेग के रूप में चलती है। तंत्रिका कक्ष ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन तक द्विमिका की पहुंचाती है, ठीक है। अंतःग्रथन यह तंत्र के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्र कोशिका के द्विमिक के मध्य एक रिक्त स्थान है, जहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, ठीक है, जिससे यह आगे संरचित हो सके। चलिए प्रवर्तित देख लेते हैं। प्रवर्तित क्रिया क्या है, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुन क्रिया प्रवर्तित क्रिया कहलाती है, ठीक है। उदाहरण में देख लेते हैं, किसी गर्म वस्तु के छूने पर हाथ को पीछे हटा देना, ठीक है। प्रवर्तित चाप प्रवर्तित क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे क्या हम बोलते हैं, प्रवर्तित चाप कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग के बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसके देख लो, उद्दीपन उष्मा देखिए इस तरह से ग्राही अंग हो गया, तो अच्छा, ठीक है, ये मेरज्जु हो गया, ठीक है, इस तरह से अनुन क्रिया बताते इधर से चलता है, फिर इधर से रिटर्न इस तरह से चलाता है, ठीक है। चलिए अनुन क्रिया हम देख लेते हैं। अनुक्रिया यह 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ऐच्छिक, अनैच्छिक या प्रवर्तित क्रिया। ऐच्छिक देख लेते हैं, अगर मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है वह ऐच्छिक कहते हैं, जैसे बोलना लिखना, ठीक है, उदाहरण में आप लोग लिखते भी चलिएगा। अनैच्छिक क्या बोलते हैं, मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो मध्य एवं पीछे का भाग होता है उसको नियंत्रित करता है कौन, श्वास, दिल, धड़कन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रवर्तित क्रिया मेरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है, उदाहरण में गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा देना, ठीक है, बताए थे ना ऊपर में। चलिए प्रवर्तित क्रिया की आवश्यकता क्या है, कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंचा सकती है, ठीक है। यह अनुन क्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरज्जु से उत्पन्न होती है, ठीक है, कहाँ से, मेरज्जु से, जो जल्दी होती है। चलिए आगे देख लेते कुछ इस तरह से मानव तंत्र है। देखिए मानव तंत्र कितने 2 प्रकार के होते हैं, परिवर्धीय तंत्र और केंद्रीय तंत्र। केंद्रीय तंत्र 2 प्रकार के, मस्तिष्क होते हैं, मेरज्जु होते हैं, उसी तरह ये भी 2 होते हैं, कपाल तांत्रिक और मेरु तांत्रिक। इस तरह से उसके मेरज्जु से भी होते हैं, मस्तिष्क से निकलती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क है ना, इसके बारे में जानते हैं। मस्तिष्क सभी क्रियाओं को समन्वय का केंद्र है, ठीक है। इससे 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। देखिए इस तरह से रहता है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, देखिए आगे हो गया, ये मध्य हो गया, ये पश्चिम हो गया, यानी सबसे लास्ट वाला, ठीक है। चलिए अग्र मस्तिष्क क्या होता है, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग होता है, यह परम मस्तिष्क कहते हैं, इसको परम मस्तिष्क भी कहते हैं, याद रखिएगा। कार्य देखते हैं इसका क्या है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं एकत्रित करना एवं उनका संयोजित करना, ठीक है। भूख से संबंधित केंद्र सब रहता है अग्र मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क देख लेते हैं, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना, ठीक है, जैसे पुतली का आकार में परिवर्तित, सिर, गर्दन आदि परिवर्तित की, ठीक है। चलिए सी में देख लेते हैं, पश्चिम क्रिया, इसके 3 भाग होते हैं
अनुमस्तिष्क, मेडुला या पॉन्स। 3 इस तरह से होते हैं। पहला देख लेते हैं, शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता, उदाहरण जैसे पेन उठाना, यानी पेन मतलब दर्द उठाना, ठीक है। मेडलू, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण जैसे रक्तचाप व वमन आदि, ठीक है। पॉन्स क्या है, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण। देखिए यहाँ पर पूरा अस्तित्व बता दिया गया है, ठीक है। प्रमस्तिष्क कौन होगा, ये सब प्रमस्तिष्क हो गया, ठीक है। कपाल खोपड़ी ये हो गया, ऊपर जो हड्डी रहता है हम लोग, ये कपाल हो गया। ये वाइट वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक ना। चलिए, ये जो आगे का सिरा होते हैं अगर मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी बात तो देख ही लीजिए आप लोग इस तरह से। चलिए आगे देख लेते हैं, मस्तिष्क के मेरुज्जू की सुरक्षा। मस्तिष्क का हड्डियाँ के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होते हैं जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है, ठीक है। मेरुज्जू की सुरक्षा केशुरकंद या रीढ़ की हड्डी करती है, ठीक है। तांत्रिक ऊतक एवं पेशीय ऊतक के बीच समन्वय। चलिए आगे देख लेते हैं, इस तरह से देखिए। ज्ञानेंद्रिय तो संवेदी तंत्र है, उसके बाद ये ज्ञानेंद्रिय तांत्रिक के इस तरह से क्या काम होता है, सूचना प्राप्त तथा संसाधित करता है, नियंत्रण करना, ठीक है। उसी तरह देखिए, अनून क्रिया उत्पन्न करना, प्रेरित करना, यह पेशीय ऊतक का होता है काम, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। विद्युत संकेत तथा तांत्रिक तंत्र की सीमा है। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तांत्रिक तंत्र से जुड़ा है, ठीक है। 2 में देख लेते हैं, एक विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेता है, ठीक है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकता है। 2 में देख लेते हैं, पौधे में कोई तांत्रिक तंत्र नहीं होता है, ठीक है। पौधे में कोई तांत्रिक तंत्र नहीं होता, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक भी करते चले आप लोग। बहुत अच्छे से लाइक नहीं कर रहे, बहुत देर से कमेंट भी नहीं कर रहे, कमेंट भी करते चले आप लोग, कमेंट अच्छे से करें। चलिए रासायनिक संरचना देख लेते हैं। विद्युत संरचना की सीमा को दूर करने के लिए रासायनिक संरचना का उपयोग शुरू हुआ, ठीक है। चलिए, पौधे का सामान्य पौधे गति देख लेते हैं। पौधे वृद्धा का निर्भर न होना, वृद्धा पर निर्भर गति, ठीक है। उद्दीपन के लिए जैसे उतना उत्पन्न। चलिए, वृद्धि पर निर्भर न होना, पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को कोशिकाओं से दूर कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, ठीक है। कोशिकाओं को अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा में परिवर्तित कर गति उत्पन्न करते हैं, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है, ठीक है। उदाहरण में छूने पर छुई में पौधा देखते हैं सिकुड़ जाता है, जैसे मुँह पौधे का पत्ते सिकुड़ना, ठीक है। छुई में के पौधा देखे होंगे आप लोग गाँव में। वृद्धि के कारण गति। चलिए, वृद्धि के कारण गति, ये दिशक या अनुवर्तित गतियाँ उद्दीपन के कारण बनते हैं, ठीक है। चलिए, प्रतान देख लेते क्या है। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होते हैं वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रताप वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है, ठीक है। प्रकाशवर्तन, प्रकाश की तरफ गति, गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी की तरफ या दूर गति, ठीक है। रासायनिक वर्तन किसे बोलते हैं, पराग नली या अंडाशय की तरफ गति, ठीक है। जलानुवर्तन किसे बोलते हैं, पानी की तरफ जड़ों की गति, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। पादप हार्मोन वे रसायन है जो पौधे की वृद्धि, विकास व अन्य क्रिया का समन्वय करते हैं। चलिए, मुख्य पादप हार्मोन देख लेते हैं। ऑक्सीजन देख लेते हैं, शाखाओं के अग्र भाग पर बनता है, कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि, प्रकाश वर्तन का में सहायक। चलिए आगे बी में आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते चले। यह एक ही वीडियो में हम चैप्टर 1 का पूरा नोट्स लेकर आया हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छाँट के हैं, ठीक है। उसे मैं क्लास करा रहा हूँ, आप लोग लाइव बने रहें। जिब्रेलियम क्या है, ठीक है। तो तने का वृद्धि में सहायक, ठीक है। साइटोकाइनिक क्या है, तो कोशिका विभाजन तीव्र करता है और फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे, एब्सिसक अम्ल क्या है, वृद्धि संगमन है, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन है, ठीक है। जंतुओं में हार्मोन क्या है,
ये वे रसायन हैं जो जंतुओं की क्रिया और विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। चलिए आगे अंतःस्रावी ग्रंथि देख लेते हैं। ये वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त के में स्रावित करती है, जो हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, किस तरह से है देखिए, इसमें पूरा बताया गया है, आप लोग देखिए। हार्मोन थायरॉक्स है ग्रंथि, ऑक्टू ग्रंथि है, गर्दन में है। कहाँ स्थान कहाँ है? गर्दन में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपचयन होता है। उसी तरह वृद्धि हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि कहाँ? मस्तिष्क में होता है। एड्रिनल ग्रंथि इस तरह से दिया हुआ है, देखिए आप लोग नोट्स कर ले वीडियो को रोककर। ठीक है, इस तरह से सारा नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, होने वाला है। चलिए इस तरह से पूरा मानव के बताया गया है। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, हम इसका पीडीएफ दे देंगे तो आप लोग पूरा क्लियर समझ जाइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आयोडीन युक्त नमक आवश्यकता। ऑक्टू ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्साइन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट वसा का प्रोटीन में उपचयन का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलन वृद्धि हो सके। ठीक है, ऑक्टू ग्रंथि की सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है। गला क्यों फूलता है? जब घेग जानते देखते गांव सब में किसी लेडी या का घेग हो जाता है तो आयोडीन की कमी से हो जाता है, जिससे गायटार बीमारी भी कहते हैं। इसको क्या कौन बीमारी? गायटार बीमारी भी कहते हैं। मधुमेह, इस बीमारी को में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। क्या? शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। चलिए कारण क्या है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, इंसुलिन रक्त के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। निदान, इसका उपचार क्या है? इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन होता है, लेना होगा। देखिए पूर्ण निर्भर क्रियाविधि, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में नाभित होने हमारे शरीर का हानिक प्रकर प्रभाव डालता है। और देखिए आगे पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर नाभित हो। ठीक है, चलिए उदाहरण इसी तरह देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? ये उदाहरण इस तरह से। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा। रक्त के शर्करा की मात्रा का बढ़ाना, उसके बाद अग्नाशय के द्वारा इस तरह से इंसुलिन। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर चैनल पर देखिए पूरा नोट्स आज क्लियर हो गया है। ठीक है, 10th क्लास का। तो और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। अब अगले दिन हम फिजिक्स का नोट्स इसी तरह कराएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन सब कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय।